हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से अभी तक यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा नागालैंड, ऑप्शन बी हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है हमारा सिक्किम, ऑप्शन डी है हमारा बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा काजीरंगा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बांदीपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़े से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 गैंडे थे। ज्ञातव्य है कि 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारतीय गैंडा असम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाघ बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाथी कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा शेर हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर हिमालय। देख लेते हैं इसे। एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम व नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की। कर्नाटक तमिलनाडु व केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है। उन राज्यों में सरकार द्वारा 1992 में हाथी परियोजना का 2023 से 9 राज्यों में माइक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कोरेंगा गरान वन कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में से। कोरेंगा गरान वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है जिसमें 24 मैंग्रोव टी प्रजातियां और 120 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं। यह सफ़ेद गिद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। भारत का पहला आरक्षित वन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गिर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा काजीरंगा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और डिटेल में
भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नीलगिरी जीव मंडल भंडार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सुंदरवन जीव मंडल भंडार, ऑप्शन नंबर सी हमारा मन्नार की खाड़ी जीव मंडल भंडार, ऑप्शन नंबर डी हमारा कच्छ जीव मंडल भंडार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कच्छ जीव मंडल भंडार। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हमारा। भारत का कच्छ जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। कच्छ का रन गुजरात के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ है। यह एक नमकीन दलदली वीरान प्रदेश है। वर्तमान में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में ये विश्व जैव मंडल भंडार में शामिल। भारत के जैव मंडल भंडार कुछ इस प्रकार है, देखते हैं उनको। पहला हमारा नीलगिरी जो कि 2000 में हुआ था, मन्नार की खाड़ी 2001, सुंदरबन 2001, नंदा देवी 2004, नौक्रेक 2009, पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल 2009, अचानक कुमार अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमाला जैव मंडल भंडार 2016, 11 में हमारा कंचनजंगा 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देख रहे थे इसका। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। देश के 19 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। 2017 तक मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पहले स्थान पर कर्नाटक का स्थान है, दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर क्रमशः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो और देख लेते हैं। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1982 में भरतपुर की पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर कैवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हेलोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हेलोन। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। हेलोन अक्रिय गैसें हैं जिसे
अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। डैश कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रीन क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रीन टैक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्बन समायोजन ऑफसेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा कार्बन सघनता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन समायोजन। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में से। कार्बन समायोजन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। 1 टन कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड के 1 टन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में इसके बराबर की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। कोपेनहेगन समझौतों के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 20 से 25%, ऑप्शन नंबर बी है 10 से 15%, ऑप्शन नंबर सी है 30 से 35%, ऑप्शन नंबर डी है 5 से 10%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों के संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा पर्यावरण के नायक, ऑप्शन नंबर सी हमारा वन विज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो देख लेते हैं डिटेल में इसको। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। 2015 में यह पुरस्कार रमेश चंद्र को प्राप्त हुआ। इसका चयन 7 सदस्यीय पर्यावरण पुरस्कार समिति करती है जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है चंडी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर बहुगुणा जोशी, ऑप्शन नंबर सी है मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी है अरुंधति राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। देख लेते हैं इसको। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविंद्र चंद्रन पुरुषोत्तम डैनफोर्स इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो संस्थान के निदेशक द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। ठीक है, देख लेते हैं। 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसका उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और उसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो जाती थी जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 1964 में दमोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी, जबकि मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से
मतलब विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा MC मेहता, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा रमेश अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रफुल्ल सामंता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेरू, ऑप्शन नंबर सी हमारा मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी हमारा तंजानिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरू। ठीक है, थोड़ा देख लेते थे। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी होती जाती है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार 17 मेगा बायोडायवर्स देशों में विश्व की 70% जैव विविधता विद्यमान है। पेरू इन 17 देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या किसके बीच है? 20 से 30, ए, बी 50 से 60, सी 81 से 90 या डी 31 से 40। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 से 40। ठीक है, देख लेते हैं। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता को स्तर को मापता है। ठीक है, वर्तमान में ये विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी है MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है ना, तो डिटेल में देखते हैं। अब MC मेहता बनाम भारत संघ गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। गंगा प्रदूषण मामला 1988। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वन्य जैव विविधता संस्थान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। ठीक है, तो इसका अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1987, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1978, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1992, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1994। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। देख लेते हैं इसको डिटेल में। हाथियों की मौजूद आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी वाले राज्यों की सहायता करने की बाबत फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू करी गई थी। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में। हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत देखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सन 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका प्रारंभ
1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा तथा उनकी जनसंख्या बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्यजीव निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वर्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा म्यूनिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेरिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लैंड। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको हम। विश्व वन्यजीव जीवन निधि की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राय प्राणी जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की देखभाल संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बेदंतगल पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी है हमारा घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा बखीरा पक्षी अभयारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। इसको देखते हैं अब। वेम्बनाड पक्षी वेम्बनाड झील के शांत किनारे पर बसा कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्थान को रबड़ प्लांटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह स्थान पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो चुका है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1947, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1950, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1951, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1966। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1966। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में एक है। हालांकि यह 1863-1935 में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही भारतीय वन सेवा का पुनरुद्धार था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन था, जिसका लाभ मुख्यतः काष्ठ उत्पादों की प्राप्ति में स्थायी रूप से किया जा सके। इसकी स्थापना भारतीय वन सेवा 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है वन सेवा प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षक, ऑप्शन नंबर डी है प्रभागीय वन अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन सेवा प्रमुख। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। यह भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य 2 अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, देख लेते हैं इसको। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का सर्वोच्च संगठन केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संगठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण
अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। ठीक है, 23 में देखते हैं इसे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। ज्ञातव्य है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी ए हमारा गुयाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा इक्वाडोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसको। दिए गए देशों में सभी देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के हैं। इन सभी देशों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश ब्राज़ील है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ की अनुकूल जलवायु के कारण साल भर पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका सबसे अव्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें क्या वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अमोनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर डी हमारा पारे की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारे की कमी होती है। देख लेते हैं। CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इनका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है जो स्वभाव में बहुत जहरीली होती है। पारा से मिनी मात्रा नमक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 50, ऑप्शन नंबर बी हमारा 20, ऑप्शन नंबर सी हमारा 75, ऑप्शन नंबर डी हमारा 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 लीटर। ठीक है, देख लेते हैं इसको। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें 163 सदस्य देशों में से 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया एवं 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि की। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी हमारा फंगस, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपघटन करने वाले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले। देख लेते हैं। अपघटन करने वाले डिकम्पोजर के अंतर्गत मतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधों, जीव जंतु एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सरल कार्बनिक या कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीब वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देशों में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हैती, ऑप्शन नंबर डी हमारा जमैका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ठीक है, देख लेते हैं जरा इसको।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल इसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा एवं मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश के वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेरू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलीविया। ठीक है ना। देख लेते हैं। पानी की आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध स्वरूप 2001 में बोलीविया में पानी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किस डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? ऑप्शन नंबर ए है येलो, ऑप्शन नंबर बी है वाइट, ऑप्शन नंबर सी है हमारी रेड, ऑप्शन नंबर डी है हमारी ब्लू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। ठीक है, देख लेते हैं इसे हम। IUCN रेड डाटा सूची 1964 में स्थापित एक राज्य या एक देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN रेड सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और पशुओं की सूची बनाना तथा उनको हाईलाइट करना है जिन पर विश्व में विलुप्त होने का जोखिम यानी गंभीर खतरे और तेजी से कमी होने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हमारा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हमारी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी हमारी लाल मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। इसको देख लेते हैं हम। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लॉमेनीस और शिस्ट से हुआ है। यह मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश क्षेत्रों, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी हमारा पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी हमारा थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर डी हमारा छोटा नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैत्री आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हमारा पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, देख लेते हैं इसे हम। मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। इन्हें प्रभा पुरस्कार, महात्मा फुले अवार्ड, जन सेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर आदि अवार्डों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रामनगर नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी हमारा दुधवा लखीमपुर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बांदीपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हमारा काजीरंगा असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनगर नैनीताल। ठीक है, देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन,
चीते, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इस पार्क के अंतर्गत जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। इस पार्क में विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों की प्रजातियां भी दिखाई देती हैं, जिसके कारण यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ऑप्शन नंबर बी हमारा दक्कन के पठार पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा गोदावरी डेल्टा में, ऑप्शन नंबर डी हमारा मालवी डेल्टा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। देखते हैं। सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग व गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्म संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों एवं रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नाभिकीय विस्फोट के कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा गंदे खुले नालों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, ऑप्शन नंबर डी हमारा अम्लीय वर्षा के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा के कारण। देख लेते हैं क्यों। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग बदरंग होना, जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आदि दुष्परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आर्गन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के ग्रह वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पिछले वर्ष 10 से 15 वर्षों में 40% बढ़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एक सिंगी गैंडा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिथुन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा गाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय। ठीक है, देख लेते हैं। गाय भारत में स्थानिक प्रजाति जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गाय पूरे भारतवर्ष में समान रूप से पाई जाती है। एकांशी गैंडा पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। मिथुन का विकास दक्षिण भारतीय पहाड़ियों तथा असम में होता है। बंगाल टाइगर, रॉयल टाइगर बाकी 8 बड़ी प्रजातियों में से एक है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। घास, कीट, पक्षी, बिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हमारा घास, बिल्ली, सी पक्षी, डी कीट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीट। ठीक है, देख लेते हैं हम। खाद्य श्रृंखला में यह दिखाने का तरीका है कि एक निश्चित परिवेश में कौन किसे खाता है।
घास कीट, घास कौन खाता है? उत्पादक। कीट कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। पक्षी क्या खाता है? द्वितीय उपभोक्ता। बिल्ली क्या खाता है? तृतीय उपभोक्ता। ठीक है ना। इस श्रृंखला में पहले स्तर पर घास, दूसरे स्तर पर कीट, तीसरे स्तर पर पक्षी तथा चौथे स्तर पर बिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक को खतरे में डाल दिया है। ऑप्शन ए हमारा नदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी हमारा मुहाने, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैंग्रोव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुहाने। ठीक है, देख लेते हैं। सभी नदियों किसी न किसी समुद्र में मिलती हैं। जहाँ पर नदी सागर में मिलती है वहाँ पर खारे पानी और मीठे पानी के मिलने से नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जमा होने लगती है। इस कारण धीरे धीरे नदी की धारा धीरे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसी क्षेत्रों को नदी का मुहाना कहते हैं। बढ़ता शहरीकरण नदियों के मुहाने को संकट में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा घास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सांप, ऑप्शन नंबर सी हमारा मेंढक या ऑप्शन नंबर डी हमारा टिड्डा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप। ठीक है, देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्रोत पौधों से आरंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने और दूसरे भोजन बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला की हर कड़ी पर ऊर्जा का ह्रास होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के अंत में होने वाली प्राणी में ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होगी। घास उत्पादक है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है अतः सांप को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से संग्रहण के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में सही लगाएं, बाएं से दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा किलो, मेगा, गीगा, पेटा, टेरा। ऑप्शन नंबर बी है किलो, मेगा, टेरा, पेटा, टेरा, गीगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मेगा, टेरा, गीगा, किलो, पेटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी संख्या में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऐसी द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। इसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है परवच्छियों को दूर भगाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राकृतिक आवासों का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा रोगों के विरुद्ध टीका लगाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रजनन नीति को इष्टतम करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना। ठीक है, देख लेते हैं इसे। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परीक्षण करना है। प्राकृतिक आवासों में निवास करने वाले जीवों को वन्य जीव की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या विकास
औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण इनके आवासों पर विनाश हुआ है, जो इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा मानव कार्बनिक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा भरण स्थान से अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा अजैव निम्नीकरण रसायन, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राकृतिक पोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मानव कार्बनिक अपशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर ऑप्शन नंबर ए है दोनों की हानि होती है, ऑप्शन नंबर बी है दोनों को लाभ होता है, ऑप्शन नंबर सी है एक को लाभ और दूसरे को ना हानि ना लाभ होता है, ऑप्शन नंबर डी है एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। देख लेते हैं इसके बारे में। परिजीविता प्रकृति में पाए जाने वाले स्वाभाविक सहवास में से एक है, जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव के साथ अतिथि और परपोषी का संबंध स्थापित करके उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, जिससे एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए कपड़ा मिलों से, ऑप्शन नंबर बी जूतों की फैक्ट्री से, ऑप्शन नंबर सी बिजली संयंत्र से, ऑप्शन नंबर डी सब्जी की खेती से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिजली संयंत्र से। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उत्सर्जन बिजली संयंत्र से होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगीन गैस है। यह जल में शीघ्र घुलनशील होती है। यह कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा छोड़ी जाती है। SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस टॉपिक का, इसे भी देख लेते हैं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसकी मोटाई को नापकर, ऑप्शन नंबर बी है इसकी प्रौढ़ता को देखकर, ऑप्शन नंबर सी है इसके वार्षिक वलयों को गिनकर, ऑप्शन नंबर डी है उसकी शाखाओं को गिनकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अभी तक पर्यावरण के यूपी प्लस में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने आज आपको साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर